बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले हमने महंगाई के ऊपर 2 सर्वेस करवाए हैं, क्योंकि हुकूमत ने दावे ही बहुत बड़े कर दिए। अखबारात के अंदर ख़बरें छुपवा दी, उसके बाद अखबारात को आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात दे दिए। अब जब हक़ाइक़ सामने आए हैं तो आप हैरान हो जाएंगे। यानी ये इतना बड़ा बम शेल है हुकूमत के लिए जो ख़बरें आ रही हैं। और डॉन न्यूज़ ने तो बाकायदा वज़ीर आज़म की खटिया खड़ी कर दी है, जो इन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जी हमने महंगाई कम कर दी है। अब पहले शहबाज शरीफ साहब ने जनाब ऐलानात किए, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए कि जनाब महंगाई बहुत कम हो गई है, और पूरा टब्बर इस काम पे लग गया जी हमने महंगाई कंट्रोल कर ली है। और पार्टी के लोग भी ये कहना शुरू हो गए। हमने इस पर 2 सर्वेज करवाए हैं। इससे पहले कि मैं आपको सर्वेज बताऊँ, ज़रा ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान है, वो बयान आप सुन लीजिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इनके बीच में क्या चल रहा है। इमरान खान जेब कतरा था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमने महंगाई कम करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। ये जनाब ख्वाजा आसिफ साहब का दावा है, और कह रहे हैं जी हमने महंगाई कम कर दी है। और साथ ही साथ इमरान खान साहब के बारे में वो ये भी दावा करते हैं कि वो नहीं चाहते कि मिलकर बैठें और बैठकर इवन दहशतगर्दी वाला मामला जो है उसको भी हल करें। वो बहुत तारीफ़ें कर रहे हैं अपनी हुकूमत की, ख्वाजा आसिफ साहब। अब ज़रा हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब के दौर के आदाद शुमार आप इकट्ठे करें तो इस दौर के आदाद शुमार उसके करीब भी नहीं आते। महंगाई भी कम थी, मईशत भी ठीक चल रही थी, लोगों के हालात भी बहुत बेहतर थे। बल्कि इमरान खान साहब ने कोरोना वायरस के बावजूद पाकिस्तान को ऐसे संभाला कि दुनिया भर की मईशतें हैरान रह गई। दुनिया हैरान थी कि इस आदमी ने ना सिर्फ अपने मुल्क को इस बीमारी से, इस वबा से बचाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचाना होता है, लेकिन इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने यह सआदत दी थी। तो ना सिर्फ पाकिस्तान को बचाया बल्कि पाकिस्तान की इकॉनमी को भी तबाह नहीं होने दिया। आम आदमी को सपोर्ट किया था इमरान खान ने। अब जनाब जो हमने 2 सर्वेस करवाए हैं उनमें लोग क्या कहते हैं। एक तो सर्वे करवाया मैंने यूट्यूब पे और एक करवाया मैंने ट्विटर पे। यूट्यूब का जो सर्वे करवाया उसमें जो मैसेजेस लोगों ने लिख कर भेजे वो लगभग 7000 मैसेजेस हैं, और 7000 मैसेजेस में से मैंने बेशतर पढ़े हैं तो मुझे अभी तक एक भी कमेंट ऐसा नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि मुल्क में महंगाई कम हुई है। ज़्यादातर कमेंट्स के अंदर, बल्कि सबके अंदर ही 100% जितने मैंने पढ़े हैं उनके अंदर लोग यही कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी कुव्वत ख़रीद कम हुई है और हमारे हालात पहले से ख़राब हुए हैं। बहुत सारे मैसेजेस और पैगामात ऐसे हैं जो मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकता, आप ही लोगों ने लिख कर भेजे हैं, लेकिन आपका गुस्सा या आपके अल्फाज की जो शिद्दत है वो उसकी ताब तो मैं भी नहीं ला पा रहा कि मैं ऐसी बातें कह भी नहीं सकता जैसी बातें आपने लिख कर भेज दी हैं। तो इस हुकूमत को चाहिए कि वो जाए हमारे उस वीलॉग में जिसमें हमने लोगों से कहा कि वो बताएं कि क्या वाकई हुकूमती दावे के मुताबिक महंगाई कम हुई है। ज़रा उस वीलॉग पे जाके लोगों के कमेंट्स पढ़ लें, उन्हें आइडिया हो जाएगा कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। दूसरा, हमने एक सर्वे करवाया था और सर्वे में जो हमने सवाल रखा था वो सवाल मैं रिपीट भी कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ताकि सबको पता हो कि हमने पूछा क्या था और लोगों ने उसका जवाब क्या दिया है। ये है जनाब वो सर्वे। अभी मैंने आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ आदाद शुमार सामने लेकर आई है महंगाई के हवाले से। पहले मैंने आपको कमेंट्स के बारे में बताया, अब मैं आपको सर्वे के बारे में बताऊं इस वक्त सूरत हाल क्या है पाकिस्तान में हुकूमत की। सर्वे किया था कि क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं बिजली की कीमत में रिकॉर्ड कमी, महंगाई 60 साल की कम तरीन सतह पर। इसके 2 ऑप्शन दिए थे, एक हाँ और एक नहीं। इसमें 95% पाकिस्तानी यानी 95% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि जनाब वो इत्तफाक नहीं करते, महंगाई बढ़ी है और बिजली भी सस्ती नहीं हुई। उन्हें लगता है कि उनके हालात बेहतर नहीं, और 5% पाकिस्तानी इत्तफाक करते हैं। यही हालात हैं पाकिस्तान में। क्या कह रहे थे सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब कि फ़ौज के अंदर सर्वे करवाया गया तो 93 या पता नहीं 96% वो कह रहे थे वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। फ़ौज के अंदर से ये पल्स रिपोर्ट आ रही है, ये उन्होंने दावा किया। तो अगर आप इन चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के अंदर से भी हालात ऐसे ही हैं। हम जब बहुत मोहतात होकर बात करते हैं तो हम ये कहते हैं 70-80% अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, तो ये हम कोई एग्जैजरेट नहीं कर रहे होते। इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि तमाम तर जुल्म और फस्तायत के बावजूद, तमाम हथकंडों के बावजूद अवाम की अक्सरियत इमरान खान साहब के साथ ही खड़ी है। अब शेख वकास अकरम साहब ने कल हमने ये शिकवा किया था कि उनकी जानिब से कुछ आदाद शुमार आने चाहिए थे, तो उन्होंने अब आदाद शुमार भी दिए हैं। शेख वकास अकरम ये कहते हैं कि इमरान खान के दौर में बिजली का यूनिट 25 रुपए का था, अब 65 रुपए का यूनिट दिया जा रहा है। याद रखें, आपको कोई ये कहेगा कि 45 का यूनिट है, 48 का यूनिट है, कोई ये कहेगा कि यूनिट जो है वो 65 का है, कोई कहेगा 70 का है, तो ये अलग अलग यूनिटों की कीमत है। ये स्लैब सिस्टम चलता है ना, तो कोई भी बंदा झूठ नहीं बोल रहा होता, वो अपने हिसाब से अपने अंदाजे वहां से लगा रहा होता है जिस स्लैब सिस्टम को वो देख रहा होता है।
तो ये अब उसी स्लैब सिस्टम के ऊपर बता रहे हैं कि एक जो बड़ी स्लैब थी जहां पे ज्यादा बिल आता था हमारे दौर में या इमरान खान के दौर में, यूनिट बिजली का 25 रुपए का था, अब 65 रुपए का फी यूनिट है और 70% बिजली सार्फिन पर तो 7 रुपए की कमी का इतलाक ही नहीं हुआ। यानी पाकिस्तान में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनमें 70% ऐसे लोग हैं जो वजीर आजम ने कमी का ऐलान किया है, ये कमी के अंदर उनको टके का फायदा नहीं होगा। 70% लोग तो निकल गए बाहर, जो 30% लोग हैं उनको इसका फायदा पहुंचा है। 35 साल से ये दो जमातें इक्तदार में है, मगर मईशत की तबाही का इल्जाम इमरान खान साहब को ठहराते हैं। हालांकि इमरान खान साहब का दौर टोटल 3-3.5 साल का है और वो जो 3.5 साल का दौर है उसमें कोरोना के 2 साल भी हैं। और जो ये बदतरीन मईशत छोड़कर गए थे, बहुत बड़े बड़े इन्होंने गड़े खोदे थे मईशत के अंदर, जो खुद इल्जाम लगाया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इन्होंने तबाह कर दी थी मईशत। इमरान खान साहब ने उसको खड़ा किया बड़ी मुश्किलों से, और जैसे ही वो खड़ी होना शुरू हुई इन्होंने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर रजीम चेंज कर दिया पाकिस्तान में, और कौम अब तक उसका खुमियाजा भुगत रही है। 3 साल उस रजीम चेंज को भी हो गए हैं। अब अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। ये वीडियो आप 6 अप्रैल को सुन रहे हैं सुबह के वक्त, और अभी ठीक 3-4 दिन के बाद वही दिन आ जाएगा जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई और एक इंपोर्टेड हुकूमत बनाई गई। उसके खिलाफ एक तारीखी ट्रेंड भी चला था इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर का। उस वक्त शहीद अरशद शरीफ भी जिंदा थे, उन्होंने सवाल उठाया था वो कौन था। उस रात मैंने रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब एक डायरी लेकर निकले। फिर मैंने ये भी रिपोर्ट किया था कि इमरान खान साहब ने हमसे सवाल किया कि कोई रह तो नहीं गया इस मुल्क में जो मेरे खिलाफ ना हो। तो आज हम इमरान खान साहब को कह सकते हैं कि खान साहब, कौम के अलावा सारे ही आपके खिलाफ है। पूरी कौम आपके साथ खड़ी, आपकी पार्टी के अंदर भी लोग आपके खिलाफ हैं। वो आज आपके बयानिए से तंग हैं, वो आपके बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, वो मफामत चाहते हैं, आप मुजामत कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब, आपकी फैमिली, आपकी बीवी, आपकी बहनें, ये लोग तो आपके साथ हैं, लेकिन कौम आपके साथ खड़ी हुई है। आपके नज़रिए के साथ ओवरसीज पाकिस्तानी खड़े हुए हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खड़े हुए हैं, पाकिस्तान के नौजवानों की अक्सरियत आपके साथ खड़ी हुई है। बाकी इदारों में और सिस्टम के अंदर कोई नहीं रह गया जिसने आपकी मुखालफत ना की हो। आज सारे के सारे नंगे हो चुके हैं। नाज़रीन, अब ये डॉन न्यूज़ ने पोल खोला है। डॉन न्यूज़ क्या कहता है कि पावर डिवीजन हुकाम और चेयरमैन नेपरा ने हकीकत से पर्दा उठा दिया है। हुकूमत की जानिब से बिजली के बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं की गई। जो बुनियादी बिजली की कीमत है ना, उसमें कीमत कम हो तो बिजली की कीमत कम होती है। ये जो वक्ती रिलीफ दिया जाता है ये 1-2 महीने का, 3 महीने का होता है। इसके बाद ये रिलीफ वापस सूद समेत वसूल भी कर लिया जाता है। जैसे कि इन्होंने इजाफी पैसा बहुत ज्यादा लिया पहले पाकिस्तानियों से। मिसाल के तौर पे जो रिलीफ पैकेज महाना सहमाही एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर, और पेट्रोलियम लेवी की वसूलियां होती हैं। ये वो पैसे हैं जो पहले हुकूमत बहुत ज्यादा लोगों से वसूल कर चुकी है, लोगों की जेबों में डाका डल चुका है। और अब जनाब जो रिलीफ पैकेज है वो इन्हीं पर मुश्तमिल होगा। और जो बुनियादी टैरिफ है बिजली का, जो बुनियादी कीमत है, ये टैक्सेस वगैरह सारी चीजें आप निकाल देना, जो बुनियादी टैरिफ है वो नॉन पीक आवर्स के अंदर, यानी पीक आवर्स होते हैं वो जब शाम का वक्त होता है, ज्यादा बिजली की इस्तेमाल तलब बढ़ जाती है, उसको पीक आवर कहते हैं। और नॉन पीक आवर्स होते हैं जब तलब जरा कम होती है। तो नॉन पीक आवर्स में जो है वो 41 रुपये 68 पैसे बरकरार है, पहले भी यही थी। पीक आवर्स के अंदर 48 रुपये फी यूनिट बरकरार है, पहले भी यही थी। और बाकी जो इसके बाद टैक्सेस वगैरह और पेट्रोलियम लेवी और एडजस्टमेंट वगैरह, वहां पे कुछ कमी की गई है। 1 रुपया 90 पैसे फी यूनिट रवा माली साल की दूसरी समाही एडजस्टमेंट के शामिल किए गए हैं इसमें। ये नोटिफिकेशन नेपरा गुज़िश्ता रोज पहले ही जारी कर चुका था। और ये जो कमी की गई है वज़ीर आज़म की जानिब से, ये जनाब होगी अप्रैल मई जून, यानी इन 3 महीनों के लिए होगी। अब पता नहीं 3 महीने भी चलनी है नहीं चलनी, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो आपको चक्कर दिया है कि हमने बिजली की कीमत कम की है, तो बिजली के बुनियादी टैरिफ के अंदर उन्होंने कोई कमी नहीं की, बल्कि कौम को धोखा दिया। और बिजली की कीमत उतनी ही है जितनी ये ले रहे थे। ये जो इन्होंने आवाम की जेब से एक डकैती मारी है इजाफी, खासतौर पर पेट्रोल की कीमत में जो इन्होंने बहुत सारा पैसा वसूल किया है, उसको लौटाने का एक दूसरा तरीका है। लेकिन लौटा भी कितने लोगों को ने? 30%। एक खास क्लास उससे मुस्तफीद हो रही है। 70% लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ या शेख वकास अकरम के बकौल अभी भी उससे महरूम है। जो रिलीफ बकौल हुकूमत की उन्होंने दिया है, रिलीफ तो ऐसा सच कोई है नहीं। दूसरा, नाज़रीन, अख्तर मेंगल साहब के मामले में मामला बहुत संजीदा हो गया और वहां पे घेरा डाल दिया सिक्योरिटी फोर्सेस ने। सारा दिन मुझे इतलात आती रही हैं, स्पेशली जो रात का वक्त था, गुज़िश्ता रात बहुत मुश्किल गुजरी है। अब जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद कोई क्रैकडाउन हो रहा हो, लेकिन हुकूमत के लोग पहुंचे थे मुज़ाकरात करने के लिए। हुकूमत ने कोशिश की
अख्तर मेंगल साहब को मनाने के लिए कि आपको कोई मुतबादल जगह दे देते हैं, आप वहाँ धरना दे दें। लेकिन ये पहाड़ियों से घिरी हुई एक जगह पे ये लोग मौजूद हैं, इनके साथ हज़ारों लोग मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, और अख्तर मेंगल साहब और उनके लोग डट कर खड़े हैं। उन्होंने ईद भी सड़कों पे और खुले मैदान के अंदर गुजारी है, वो ईद पे भी लोग अपने घरों को नहीं गए। अब ये लखपास का इलाका है, वहाँ पे इनका धरना जारी है। हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात हुए जो बेनतीजा ख़त्म हो गए। हुकूमत ने यह दावा किया है कि अख्तर मेंगल साहब जो मुतालबात कर रहे हैं उनके ऊपर तो बाद में बात होगी, लेकिन ये जाना चाहते हैं रेड जोन के अंदर, हम इनको वहाँ पे क्वेटा में रेड जोन के अंदर नहीं जाने देंगे और इसकी हम इजाज़त नहीं दे सकते कि ये वहाँ जाके धरना दें। अब ये है वो बुनियादी बात जहाँ पे एक डेडलॉक है। अख्तर मेंगल साहब के जो मुतालबात हैं वो बड़े सीधे सीधे उनके मुतालबात हैं कि जनाब मारिंग बलोच साहिबा को और दीगर खवातीन को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, और जो लापता अफराद का मामला है उसके ऊपर हुकूमत आगे बढ़े और इस मामले को हल करे। मुतालबात तस्लीम ना हुए तो आज के दिन में अख्तर मेंगल साहब ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो कोयटा की जानिब मार्च करेंगे, यानी एक तसादुम का खतरा है। इन्होंने काफ़ी टाइम दिया, लगभग 6-7 दिन 8 दिन बल्कि हो गए हैं ये बैठे हैं वहीं पे। इन्होंने बहुत टाइम दिया हुकूमत को कि जनाब आप 26 तारीख से आए थे ये बैठने के लिए, तो 5 दिन वो हो गए और 6 दिन ये हो गए, तो 11 दिन हो गए। लखपास से पहुंचे हुए भी इनको 9 दिन हो गए जब से ये धरना देकर बैठे हुए हैं। इनको रास्ते में रोकने की भी कोशिश की गई, लेकिन फाइनली इनको लखपास के मुकाम पर रोक दिया गया। अब ये काफ़ी दिनों से वहाँ बैठे हैं और हुकूमत से मुतालबात कर रहे हैं। अब इन्होंने फाइनली डेडलाइन जो दी थी उसके ऊपर अब ये आगे की तरफ मार्च करेंगे। रात को जो खबरें आ रही थी वो खबरें ये थी कि जो आखिरी खबरें आई है वो ये है कि इनको घेर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से, और मुझे कुछ मकामी लोगों ने ये भी दावा किया कि बहुत सारे लोगों ने वहाँ ड्यूटी करने से भी इनकार किया, लेकिन CTD को इस्तेमाल किया जा रहा है, कुछ और फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाएगा और वहाँ पे एक क्रैकडाउन किया जाएगा। मुमकिन है कि अख्तर मेंगल साहब को और उनके साथियों को गिरफ्तार किया जाए। अभी जो लेटेस्ट है मेरे पास इतला, क्योंकि यहाँ मेरे पास एक ग्रुप में हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहती है, मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त हैं वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो अब तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्रैकडाउन की तैयारी मुकम्मल है। और बज़ाहिर ऐसे दिखाई दे रहा था कि हुकूमत मुज़ाकरात में नाकाम होगी, लेकिन इसके बाद भी वो नहीं चाहेंगे कि अख्तर मेंगल साहब के दबाव पे मारिंग बलोच को छोड़ना पड़े। देखें, ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है ना वो बलूचिस्तान के ऊपर आया, उसके अंदर बातें तो और भी बहुत सारी हुई हैं। एस्टेब्लिशमेंट के लिए हालात तो आसान नहीं है, मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान के लिए भी हालात आसान नहीं है, बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन एलामिया के अंदर जो बात की गई ना कि इंतशार फैलाने वालों को बलूचिस्तान में नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो इंतशार फैलाने वाला एक्चुअली जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो मारिंग बलोच साहिबा वगैरह को कहते हैं। बाकी जो तंजीमें हैं या वो जो उनकी फ़ौज बनी हुई है BLA वगैरह, कलदम तंजीमें, उनको तो वो दहशतगर्द कहते हैं। उन्हें तो वो कहते हैं कि जी वो दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, वो कलदम है, उनके खिलाफ तो अस्करी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो है इनको वो कहते हैं इंतशार फैलाने वाले या सहूलतकारी करने वाले, तो इनके खिलाफ तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद भी एलामिया जारी किया गया। तो ऐसा लगता है कि रियासत ने सोचा है कि इनको नहीं छोड़ा जाएगा मारिंग बलोच वगैरह को। अब जो बलोच सरदार हैं वो इस पर डट गए हैं, मुक्तियों की तरफ से भी आवाज़ उठ रही है, अचकज़ई कबीला वो भी बात कर रहा है, डिफरेंट जो कौम परस्त जमातें हैं वो सारे इस पर बात कर रहे हैं, मालिक साहब डॉक्टर मालिक वो इस पर बात कर रहे हैं। यानी जितने बाअसर सरदार हैं बलूचिस्तान के वो एक एक करके इन खवातीन के हक में बाहर निकल रहे हैं। तो बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। क्या वो इन खवातीन को अपनी मर्जी से देर तक अंदर रख पाएंगे? मारिंग बलोच जो है वो वक्तन फ़वक्तन खतूत लिखती हैं। उन्होंने एक ख़त और लिखा है, मैंने वो ख़त पढ़ा, बड़ा दर्दनाक ख़त है। उन्होंने उसमें तफसीलात बताई हैं कि बलूचिस्तान को किस तरह की सूरत हाल का सामना है। उन्होंने बताया कि हमने क्या कुछ बर्दाश्त किया है, हमारे हर दूसरे बलोच घराने के साथ क्या हो रहा है, किस तरह लोगों को जबरी तौर पर लापता किया जाता है, कैसे मसकशुदा लाशें मिलती हैं, किन तकालीफ से ये लोग गुजर रहे हैं। लेकिन मारिंग बलोच साथ ही ये भी कहती है कि हम एक कौम बन रहे हैं, हमारी कौमी जद्दोजहद जारी रहेगी। मुझे जेल के अंदर थोड़ी बहुत इतलात मिलती हैं, और फिर उनका जो ख़त है वो बड़ी तफसील के साथ उन्होंने लिखा है। मैंने वो रज़ी ताहिर साहब ने उसको शेयर किया था, वहाँ से मैंने वो ख़त पढ़ा है। तो मारिंग बलोच साहिबा के जो खतूत हैं वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर वो कुछ हक़ाइक़ बयान करती हैं। साहबजादा हामिद रज़ा के ऊपर जो मुस्लिम लीग नून का मीडिया सेल है उसने अटैक कर दिया है, या उससे जुड़े हुए कुछ लोगों ने अटैक कर दिया है। और अटैक इसलिए किया कि उन्होंने वहाँ बलूचिस्तान में जाकर बलोच बहन भाइयों से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा जी हम देर से आए, ताख़ीर हो गई है, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं सके, लेकिन हम आपकी तकलीफ़ अब समझेंगे और आपके साथ खड़े होंगे। इस बात के ऊपर जो है वो साहबजादा हामिद रज़ा के साथ गालम गलोच की जा रही है, बदतमीज़ी की जा रही है। लेकिन मेरे ख्याल में साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने वो काम किया जो इससे पहले
पाकिस्तानी लीडरशिप को करना चाहिए था। मुझे बड़ा खूबसूरत जुमला उनका लगा जो सलमान अकरम राजा साहब ने बोला कि कोई प्यारा पाकिस्तान में इतना प्यारा नहीं है जितने लापता अफराद बलूचिस्तान के प्यारे हैं, यानी उनसे ज़्यादा प्यारा कोई नहीं है, वो भी उतने ही प्यारे हैं जितना कोई और प्यारा हो सकता है। ये उन्होंने बोला और उन्होंने जान की बात की कि इतनी कीमती किसी और की उनसे कीमती जाने तो नहीं है, बाकी लोगों की भी, बलूचिस्तान के लोगों की जान भी उतनी कीमती है। बहरहाल ये आप कैसे कर सकते, देखें इन लोगों ने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए और लोगों ने जवाब भी दिया। आप देखें ना, ये सियासी जमात कर सकती है जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती हो। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को यह सहूलत है, वहां पे लोग पाकिस्तान से कटते जा रहे हैं या पाकिस्तान की रियासत से उनके शिकवे बढ़ते जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस से वो नाराज हैं कि जनाब हमारे लोगों को उठाया जाता है और लापता कर दिया जाता है। वो बहुत तकलीफ में, अजियत में है और अलहदगी पसंदों को इसका फायदा हो रहा है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जैसी जमात जब वहां पे जाती है तो मकामी लीडरशिप कुछ भी करे, वो अपनी तकरीर के इख्तिताम पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगवाती है और अवाम उनके साथ लगाती है। क्या आप ये नारा नहीं सुनना चाहते? मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से ये पूछना चाहता हूं, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये बात सोचे ना कि वहां पे यूनिफॉर्म पहन के नारा लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब एक सिविलियन अपने लोगों के साथ खड़ा होकर एक सियासतदान वहां पे नारा लगाता है और बाकी सारे लोग उसका जवाब देते हैं तो उसमें बड़ी पावर होती है। उसमें बहुत ज्यादा तनख्वाहदार का नारा वो नहीं होता जो एक ऐसे आदमी का होता है जो एक पॉलिटिकल एफिलिएशन रखता है, लोगों के साथ उसका एक अलग रिश्ता होता है। लोग तनख्वाह लेने के लिए तो नहीं आते उसके पास, लोग एक उम्मीद के साथ आते हैं। और वहां से अगर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो ये इसमें यकजहती का पूरी पाकिस्तान के अंदर एक पैगाम जाता है। पीटीआई के लोगों का वहां जाना बड़ा मुस्बत था, लेकिन जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट के लाडलों ने उनका मजाक उड़ाया, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान इकट्ठा होने की कोशिश, समेटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, और जो इक्तदार परस्त लोग हैं जो इस वक्त इक्तदार में हैं वो और ज्यादा गंद डालने की तरफ खुद को भी रागिब किए हुए हैं और इसी रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। फजलुर रहमान साहब के हवाले से नाज़रीन खबर है, फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ताल्लुकात पर हुकूमती टीम जो है वो बड़ी खौफजदा है, बल्कि हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले लोग भी बहुत खौफजदा। एक प्रोग्राम हो गया, ये इतने हवास बाख्ता हो चुके हैं कि फजलुर रहमान साहब का एक पैरोडी अकाउंट है, उसी के ऊपर उठा के पूरा प्रोग्राम पेल दिया। उसका पूरा एक प्रोग्राम का हिस्सा चल गया, सोशल मीडिया के ऊपर मजाक बना हुआ है कि जनाब पैरोडी अकाउंट के ऊपर आप कैसे उठा के प्रोग्राम कर सकते हैं। लेकिन ये बुखलाहट है हुकूमत की कि वो इस तरह के डाटा के ऊपर प्रोग्राम करवा रही है। अब फजलुर रहमान साहब जो है उनके हवाले से हुकूमत को मुझे नहीं लगता कि ज्यादा परेशान या फिक्रमंद होने की जरूरत है। देखिए उनका एक स्टेटमेंट और है, कितना मजेदार स्टेटमेंट है। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम को नुकसान पहुंचा तो सूद के खात्मे की शिक भी मुतासिर हो जाएगी। कैसी बारीक वारदात है कि जनाब ये 26वीं आईनी तरमीम तो अब मुशावरत के साथ लेके आए, अब वो 26वीं आईनी तरमीम जिसने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, वो 26वीं आईनी तरमीम जिसने अदलिया का हुलिया बिगाड़ दिया, फजलुर रहमान साहब उसकी प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं, उसकी हिफाजत के लिए खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि इसको अगर छेड़ा ना तो सूद वाली शिक वो भी मुतासिर हो जाएगी कि 2028 में हमने सूद खत्म करना है। फजलुर रहमान साहब मैं भी यहां पे हूं, आप भी यहां पे हैं। मैं आपको चिट्टे कागज में लिख के देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जब तक ये निजाम चलेगा ना तब तक सूद खत्म नहीं होगा। जब तक ये जालिमाना निजाम पाकिस्तान में चलेगा और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कंट्रोल करेगी तब तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि कभी सूदी निजाम खत्म हो जाए, क्योंकि हमारी एस्टेब्लिशमेंट के ताने बाने जाकर मिलते हैं मगरिब के साथ। अमेरिका को ये कभी ना कर नहीं सकते, लिहाजा ये कभी भी सूदी निजाम के खिलाफ नहीं जाएंगे और सूद का निजाम तभी खत्म होगा फजलुर रहमान साहब जब इस निजाम को आप बदलने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज ये निजाम सस्टेन करेगा, बेफिक्र हो जाए आप। ये 2028 2038 भी आ जाए और ये निजाम चलता रहे तो पाकिस्तान में सूदी निजाम खत्म नहीं होगा। तो 26वीं आईनी तरमीम की प्रोटेक्शन के लिए कोई और बहाना ढूंढना चाहिए। नाज़रीन नॉर्मली मैं इत्तफाक नहीं करता, लेकिन पंजाब की वजीर इंफॉर्मेशन ने एक बात बहुत ठीक की है। ये जो चोलिस्तान कैनाल मनसूबा है ना, इस पर उन्होंने कहा जी कि जाके सदर पाकिस्तान से शिकवा करें जिन्होंने उसकी असूली मंजूरी दी है। हमें आप इसके बारे में क्यों कहते हैं? आपको जाके अगर शिकवा करना है, शिकायत करनी है तो सदर पाकिस्तान से करें जिन्होंने इसकी मंजूरी दी है। यानी पीपल्स पार्टी उठ के जो है वो छलांगे मारना शुरू कर देती है कि जनाब डेरे नहीं बनने देंगे, सर कटवा लेंगे, गर्दन कटवा लेंगे। बिलावल ने कहा जनाब हमें हजारों साल से पता नहीं कितनी नस्लों से मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं। बिलावल साहब को मैं चैलेंज करता हूं, मूली एक उगा के दिखा दें मुझे, या धनिया की फसल लगा के दिखा दें, या कोई छोटी मोटी फसल ही उगा के दिखा दें। आपने जिंदगी में कभी गोडी भी की है, आपको पता भी है कैसे होती है। तो किसान अपने आप को कहने से आप किसान नहीं बन जाते। आप जागीरदार तो जरूर हो सकते हैं, किसान नहीं हो सकते।
और किसान को ही इस बात का अंदाजा है कि पानी उसके लिए क्या हैसियत रखता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने ज्यादती की है और अब जरदारी साहब अवाम को फेस भी नहीं कर पा रहे। कासिम सूरी साहब ने इस पर एक बात की है जरदारी साहब के कोरोना को लेकर। जरदारी को कोरोना नहीं, कैनाल रोना हो गया है, जिसका वाहिद इलाज नहरों के खिलाफ तकरीर ना करना है। सिंध की नहरों का सौदा करने के बाद अब जब पूरा सिंध जरदारियों और पीपल्स पार्टी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है तो कैनाल रोना तो बनता है, ये कासिम सूरी साहब कह रहे हैं। वैसे भी जब जुल्फिकार जी भुट्टो जूनियर जब से लॉन्च हुआ है, मैं लॉन्च इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले कभी वो हौसला नहीं करता था, सामने नहीं आता था। उसकी वालदा को बहुत खतरा था कि मेरे बेटे को नुकसान ना पहुंचाया जाए, क्योंकि इससे पहले उनका शौहर भी कत्ल हो चुका है, मीर मुर्तज़ा भुट्टो, और उस भुट्टो का इस जरदारी के साथ एक मुखालफत भी रही। और अब भुट्टो का बेटा और जरदारी का बेटा भी आमने सामने है। तो अब भुट्टो का पोता जो है वो लॉन्च हो गया, भुट्टो का नवासा तो पहले ही लॉन्च हो चुका था। मैं सिंध के अवाम से ये पूछना चाहता हूं कि आपकी यही किस्मत है कि कभी यहां से खानदान का एक लड़का आ जाएगा, कभी वहां से खानदान का एक लड़का आ जाएगा। दोनों सही तरीके से जो है वो उर्दू भी नहीं बोल पाते। क्या सिंध के अंदर कोई पढ़ा लिखा नौजवान नहीं है? क्या कोई बाशऊर और समझदार आदमी नहीं है जो आपको लीड कर सके? यानी कत्ल हुआ तो उसका नाना भी कत्ल हुआ है ना, कत्ल हुआ तो उसका दादा भी कत्ल हुआ है, और बेशुमार लोग हैं वो भी कत्ल हुए हैं। अगर कत्लों की बुनियाद पे करना है तो यहां बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके इनसे ज्यादा कत्ल हो चुके हैं, तो उनको लीडर बना दो। मामला ये नहीं है, मामला ये है कि क्या लीडरशिप की क्वालिटी है या आपने जबरदस्ती एक बंदे को ट्रेन करके लीडर बनाना है। मरूसियत जो है वो सियासत के अंदर जब तक रहेगी तब तक आपको ऐसे लीडर्स मिलते रहेंगे जो सब स्टैंडर्ड होंगे, यानी जिनकी काबिलियत नहीं होगी, लेकिन क्योंकि उनके अंदर लीडर का खून बह रहा है या उनके जिस्म के अंदर जो रगों में खून दौड़ रहा है वो एक ऐसे शख्स का है जो माजी में लीडर रह चुका है या बड़े ओहदे पे बैठा रह चुका है, सदर या वजीर आजम रह चुका है, उसका माँ बाप या दादा दादी या नाना नानी। लिहाजा इस बंदे का हक पहुंचता है कि इसको अब सियासत करवाई जाए, तो करवाएं जनाब सियासत। इसी तरह पाकिस्तान का निज़ाम चल रहा है। अब नाज़रीन, एक एडवोकेट यूसुफ वाई साहब हैं, उन्होंने एक इंकशाफ किया है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। आपको याद होगा थोड़े दिन पहले मैंने आपको खबर दी थी कि लाहौर में रायवंड के इलाके में और दीगर एरियाज में स्टिकर लगा लगा के नौजवान निकल जाते हैं। स्टिकर पे इमरान खान की फोटो है और उसमें लिखा हुआ है कि मैं वापस आ रहा हूं। ये बड़ा पावरफुल मैसेज है, इसने रायवंड की दरो दीवार को हिला दिया था। उसके बाद इन्होंने स्पेशल टीम बनाई और ये कहा कि पता करेंगे ये नौजवान कौन है। पूरे सेफ सिटी के कैमरास जो पहले कभी भी एक्टिव नहीं हुए उनको मुकम्मल एक्टिव किया गया, तमाम जासूसी टीमें लगाई गई और बिल आखिर 2 नौजवान जो हैं उनको पकड़ लिया गया। अब एडवोकेट यूसुफ वाई साहब ये कहते हैं कि पीटीआई लाहौर के 2 वर्कर्स हसन सज्जाद और मोहम्मद उमर को इमरान खान के स्टिकर लगाने के जुर्म में पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार करके डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। मुकदमे के मुद्दई ने अदालत में बयान दिया कि ये पीटीआई वर्कर्स हैं, ये वो नहीं जिन्होंने डकैती की थी। यानी जिस बंदे की डकैती हुई थी वो कह रहा है कि मैं तो इन्होंने जानता ही नहीं, ये तो पीटीआई के वर्कर हैं, ये तो स्टिकर लगाने वाले हैं, इनको उठा के मेरे डकैती के मुकदमे में डाल दिया, मैं नहीं इनको जानता, ना मैं इनको पहचानता हूं। तो थीफ मिनिस्टर तमाम बेशर्मी की हदूद अबूर कर चुकी है। इमरान खान के स्टिकर का इनको इतना खौफ है, इमरान खान खुद सामने आ गया तो पता नहीं इनके साथ क्या होगा। ये डरते ही रहेंगे अब बाकी जिंदगी। ये अभी भी इनके पास मौका है, ये जूता छोड़ें, पॉलिश छोड़ें और इक्तदार को छोड़ें और मैदान में आकर माफ़ी मांग के इमरान खान साहब को कहें कि आइए एस्टेब्लिशमेंट का सियासी रोल ख़त्म करते हैं और अवाम के पास चलते हैं मैंडेट लेने के लिए। शायद इससे इनकी इज्जत बहाल हो जाए, वरना कोई चांस नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।